सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने आर्की बैक्टीरिया और उसके 3 टाइप पढ़ लिए थे। उसी के साथ हमने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के डिफरेंस भी समझे थे। आज हम यू बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए भाई हेडिंग लगाते हैं, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, है ना। सबसे पहले तो यू बैक्टीरिया हेडिंग ही लगा लो। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिफरेंस के अंदर डेफिनेशन लिखी थी, एक बार फिर से लिखते हैं। बैक्टीरिया विच लाइव इन नॉर्मल कंडीशंस यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन में मिलने वाले आर्की बैक्टीरिया है और नॉर्मल कंडीशन में मिलने वाले बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है बेसिकली। एक्सक्यूज मी प्लीज। यू बैक्टीरिया की डेफिनेशन समझने के बाद ये समझें कि यू बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या कैरेक्टर है। बेसिकली जब हमने डिफरेंस पढ़े थे तो 4 कैरेक्टर लिखे थे, उनको फिर से नहीं लिखेंगे। एनसीईआरटी के अंदर यू बैक्टीरिया टॉपिक के अंदर 2 यू बैक्टीरिया को डिटेल में दिया गया है, दोनों को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं पहले के साथ ही। सबसे पहला है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। बेसिकली इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी का दूसरा नाम होता है ऑल्सो नोन एज, इनको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया भी इन्हीं को कहा जाता है, दूसरा नाम है इनका। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बेसिकली एल्गी की तरह होते हैं। पहले इन्हें एल्गी के अंदर रखा जाता था। एल्गी एक प्लांट किंगडम का ग्रुप है, उसके अंदर रखा जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि इसके जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारे प्रोकैरियोटिक को कहाँ रखा गया? मोनेरा के अंदर। इसलिए इसको मोनेरा के यू बैक्टीरिया ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया गया है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि ये इनका न्यूट्रिशन अगर मैं बात करूं तो कैसा होता है? फोटो ऑटोट्रोफिक टाइप का होता है। फोटो ऑटोट्रोफिक यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं भाई। अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एक बार लिख लो यहाँ पे, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए होता है। ये जो क्लोरोफिल ए होता है ये प्लांट्स के सेम होता है, प्लांट के सिमिलर होता है। तो एनसीईआरटी में वर्ड लिखा गया है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स बहुत ध्यान से समझो। ग्रीन प्लांट प्लांट किंगडम के आते हैं, प्लांट किंगडम के पार्ट है बेसिकली। और ये जो है ये मोनेरा बैक्टीरिया का पार्ट है। ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर प्लांट के जैसा क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है। इसलिए यहां पर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो बिल्कुल ही प्लांट से सिमिलर होता है। इसलिए यहां पे फोटो सिस्टम 2 भी प्रेजेंट है भाई। फोटो सिस्टम 2 भी क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट है तो जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा तो यहाँ पे H2O की स्प्लिटिंग भी होगी। जब H2O की स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज भी होगी। ऑक्सीजन रिलीजेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन रिलीज भी होगी। हमने कुछ और बैक्टीरिया पढ़े थे जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। उनमें जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, क्योंकि वहां पे H2O स्प्लिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे फोटो सिस्टम 2 नहीं होता है। यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 है, इसलिए ऑक्सीजन रिलीज हो रही है बेसिकली। तो ये इनका न्यूट्रिशन है बेसिकली। कैसे न्यूट्रिशन होता है? क्लोरोफिल ए जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सेम होता है ग्रीन प्लांट्स के। अगर हमने यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात कर ली है तो रेस्पिरेशन की भी बात कर लेते हैं भाई। इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव एनारोबिक। बहुत ध्यान से देखो, ये होते हैं फैकल्टेटिव एनएरोबिक, यानी कि एनएरोबिक कंडीशन में रहने की फैसिलिटी है इनके पास। अगर इसको थोड़ा इलोबरेट करके लिखे तो लिखेंगे जनरली लाइव इन एरोबिक कंडीशन। किसमें मिलेंगे? जनरली एरोबिक कंडीशंस में मिलेंगे। बट कैन लाइव इन एन एरोबिक
कंडीशंस ऑल्सो, यानी कि ये एनारोबिक कंडीशंस में भी रह सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर लिखे हैं हमने ब्लू ग्रीन एल्गी के, जिनको आप अच्छे से नोट करें। उसके बाद कुछ और कैरेक्टर बताता हूं मैं आपको। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया। इतना इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यार, ये ब्लू ग्रीन एल्गी आखिर मिलते कहां पर है। कुछ और कैरेक्टर, जिसमें पहला कैरेक्टर है इनका हैबिटेट, कहां पे मिलते हैं ये बेसिकली, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी के ही कैरेक्टर लिख रहे हैं सीक्वेंस से। तो विदाउट हेडिंग के मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपके कॉपी में ऑलरेडी हेडिंग डली हुई है भाई। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? ये पानी में भी मिल सकते हैं भाई, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ये धरती पर भी मिल सकते हैं भाई, ये टेरेशियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक के अंदर दो कंडीशन है भाई, क्या ये खारे पानी में मिलते हैं मेरीन वाटर में, या फिर ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। तो ये दोनों टाइप के वाटर में, खारे पानी में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, या फिर ये धरती पर भी मिल सकते हैं, टेरेशियल भी हो सकते हैं। तो इनमें कोई भी कंडीशन नहीं है बेसिकली। उसके अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलुलर हो सकते हैं। उसके अलावा ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, उसके अलावा ये फिलामेंटस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। उसके पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अगर वो बैक्टीरिया एक ही सेल, ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है ना, एक ही प्रोकैरियोटिक सेल की तरह पड़ा है, तब उसे बोलेंगे यूनिसेलुलर। बोलेंगे या नहीं? जैसे एग्जांपल के लिए आप लिख लो स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो है वो एक यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी है। इस स्पाइरुलिना को खाने की तरह यूज भी लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत होता है भाई। प्रोटीन कंटेंट हाई, ऐसे लिखो, हाई प्रोटीन कंटेंट। इसके अंदर प्रोटीन बहुत है स्पाइरुलिना के अंदर, है ना। एक यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी है भाई। अगर मैं बात करूं कि कॉलोनी का मतलब क्या है, अगर ऐसे प्रोकैरियोटिक बहुत सारे सेल, ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, कुछ ऐसे अरेंज हो जाते हैं एक ग्रुप की फॉर्म में, और इस ग्रुप के ऊपर कुछ म्यूसिलेज की कवरिंग बन जाती है, कुछ ऐसी। ये क्या है? ये जिलेटिनियस म्यूसिलेज की क्या है? शीत बोल लो, कवरिंग बोल लो, है ना। शीत बोल लो, या फिर आप इसे कवरिंग भी बोल सकते हो। इसमें जिलेटिन और म्यूसिलेज है बेसिकली। इस सब्सटेंस की एक कवरिंग बन गई, एक परत बन गई। इस पूरी स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे तो हमें एक कॉलोनी जैसी लगेगी। कॉलोनी क्या होती है? जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। ये भी एक कॉलोनी की तरह बन गई है, जिसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर क्या है? बैक्टीरिया है। अब इस पूरी फॉर्म को बोलेंगे कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। अंडरस्टूड और नॉट? तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं, कुछ बीजीए ऐसे होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इस फॉर्म में मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ ऐसे होते हैं जो फिलामेंट की फॉर्म में मिलते हैं। अब फिलामेंट कैसे बनेगा? यहां पर तो ये रेंडमली पड़े हुए हैं ग्रुप में। अगर प्रोकैरियोटिक सेल जो है आपकी कुछ ऐसे अरेंज होती है, एक ही रो में, एक ही लाइन में अरेंज होते हैं, और इन सेल के ऊपर क्या आएगी? वही जिलेटिनियस या म्यूसिलेज की कवरिंग आएगी भाई। कुछ ऐसी कवरिंग बनेगी। इस बार कवरिंग बनने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये एक फिलामेंट की तरह दिखेगा, एक धागे की तरह दिखेगा। ये जो रेड कलर से बनाया है, ये भी क्या है? जिलेटिनियस म्यूसिलेज की ही कवरिंग है, शीट है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखूं तो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी है भाई। एनाबीना इसी का एग्जाम्पल है, नो स्टोक इसी का एग्जाम्पल है।
या फिर ओसिलेटेरिया। ओसिलेटेरिया जो है ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ये तीनों फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है ब्लू ग्रीन एल्गी के। ये तो हैबिटेट है, ये है इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी का फॉर्म कैसा है। तो इतनों को आप बना सकते हैं, अच्छे से नोट कर सकते हैं, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया है। इसके बाद हम समझेंगे, आपने जनरली देखा होगा कि जो समुद्र होते हैं उनमें जब गंदा पानी हो जाता है तो उनके ऊपर हरी हरी एक लेयर बन जाती है ना, उसको कॉमन भाषा में तो काई बोलते हैं, इंग्लिश में उसे ही ब्लूम बोलते हैं। ये ब्लूम बनाने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी का बहुत बड़ा रोल होता है भाई। ज्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गी ही ब्लूम बनाते हैं। तो हम वो लाइन भी लिख लेते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है बेसिकली। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, generally forms blooms in polluted water bodies। ऐसा नहीं है कि सभी पानी में बना देंगे, उस पानी में अगर पोल्यूशन है, वो पानी अगर गंदा है, तभी उस पानी के ऊपर आपको ऐसी ब्लूम दिखेगी जो ब्लू ग्रीन एल्गी बनाते हैं बेसिकली। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर फ्लेजिला होती है या नहीं होती है। जिस बैक्टीरिया के पास फ्लेजिला होती है वो मोटाइल होता है, जिसके पास नहीं होती वो नॉन मोटाइल होता है। यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं इनके पास कोई फ्लेजिला नहीं होती है भाई, नॉन फ्लेजिलेटेड। अगर फ्लेजिला नहीं है तो ये नॉन मोटाइल है। अब आप कहोगे अगर मोटाइल ही नहीं है तो ये चलते कैसे है? भाई ये पानी में रहते हैं ना, तो पानी के बहाव के साथ ये बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी कि ये खुद ताकत लगा के, खुद एनर्जी खर्च करके लोकोमोशन नहीं करते हैं। ठीक है। कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं कि यार ये ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर कैसे होता है ना, स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो एक लाइन लिखो यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज सेम एज बैक्टीरिया। एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाया था आपको, उसी के जैसा स्ट्रक्चर होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का, लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे लिखें एक्सेप्ट, क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे क्रोमेटाफोर के बारे में, क्रोमेटाफोर के बारे में। अब ये क्रोमेटाफोर क्या होते हैं, इसी को आप थाइलेकोइड्स भी बोल सकते हो। देखो सेल चैप्टर आप पढ़ चुके हो, प्लास्टिड ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। एक टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर एक टाइप है उसका, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक यूनिट होती है जिसे थाइलेकोइड बोलते हैं, है ना। इस थाइलेकोइड को ही क्या बोलते हैं, क्रोमेटाफोर बोलते हैं। ये थाइलेकोइड आपको याद आ रहा होगा, है ना। थाइलेकोइड एक सिक्के जैसी स्ट्रक्चर थी, कोइन लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के ऊपर मेम्ब्रेन भी थी, यानी कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। पहली बात तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। आप अगर याद कर पा रहे हो, ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कभी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं मिलता है, लेकिन एक एक्सेप्शन आ चुका है आपके सामने, जिसका नाम है क्रोमेटाफोर या थाइलेकोइड। यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो थाइलेकोइड मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लेकिन कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बीजीए, इनके अंदर थाइलेकोइड साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए पड़े रहते हैं। इन्हीं को क्या नाम देते हैं, क्रोमेटाफोर नाम देते हैं। अगर ये थाइलेकोइड है तो ये क्या करेंगे, कंटेन पिगमेंट्स, इनके अंदर पिगमेंट्स होंगे भाई, कंटेन पिगमेंट्स। अगर इनके अंदर पिगमेंट है तो वो पिगमेंट क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे सनलाइट को, ट्रैप सनलाइट। अभी सनलाइट का क्या किया जाएगा, फोटोसिंथेसिस किया जाएगा। बेसिकली फोटोसिंथेसिस के अंदर भी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, दो रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन के अंदर ये पिगमेंट जो है रोल प्ले करेंगे। कैसे रोल प्ले करेंगे, बेसिकली लाइट एनर्जी को ट्रैप करके, है ना। बेसिकली मैं कैमरे के पीछे गया था ये देखने के लिए कि वीडियो रेगुलेट हो रहा है कि नहीं, है ना। तो इतने पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, पहला डिफरेंस आया है, इसमें क्रोमेटाफोर मिलते हैं जो जनरली बैक्टीरिया में नहीं मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर मिलते हैं। दूसरा एक्सेप्शन लिखते हैं गैस वैक्यूल का। भाई यहाँ पे गैस वैक्यूल भी मिलती है। गैस वैक्यूल नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि ना ही रहे।
यहाँ पे गैस भरी होगी, अगर गैस भरी होगी तो ये क्या करेगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोटिंग ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। फ्लोटिंग का मतलब तैरना। अब ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर अगर गैस भरी है, हवा भरी है, तो वो पानी के ऊपर तैरेगा ना, तैरेगा तभी तो इस पे लाइट गिरेगी, और लाइट गिरेगी तभी ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। इसका मतलब ये जो गैस वैक्यूल है ये तैरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी इसी की वजह से होता है। उम्मीद करते हैं ये दोनों एक्सेप्शन इस स्ट्रक्चर के आपको समझ में आए हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनेल आपको पढ़े थे बैक्टीरिया के अंदर वो सब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सब यहाँ पे सेम होते हैं, लेकिन फ्लैजिला नहीं होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल है। इतनी बात आप समझ चुके हैं। जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो आप कुछ नोटिस करोगे, उसके अंदर एक वर्ड लिखा गया है हेट्रोसिस्ट का, तो इसको नोट कर लें पॉज करके। हेट्रोसिस्ट की बात करते हैं थोड़ी। अब ये हेट्रोसिस्ट क्या है यार, देखो जो फिलामेंटस वाले ब्लू ग्रीन एल्गी है उनके अंदर आपको हेट्रोसिस्ट जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, यानी कि सारों में नहीं मिलती है, किसमें मिलती है, फिलामेंटस में। तो हम एक लाइन लिखेंगे, सम ब्लू ग्रीन एल्गी, लिखें एरो लगा के, सम ब्लू ग्रीन एल्गी हैव स्पेशल सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट एक सेल का नाम है। देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगर मैं फिलामेंटस एल्गी की बात करूं तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल होंगे भी, कुछ ऐसे। इन प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर एक जिलेटिन की म्यूसिलेज की कवरिंग होगी जो रेड कलर से बनाई है मैंने, इसी को फिलामेंटस एल्गी बोलते हैं। और ऐसा ही डायग्राम कुछ बना है एनसीईआरटी के अंदर जिसके नीचे लिखा है नोस्टोक। क्या लिखा है, नोस्टोक। ये नोस्टोक का ही डायग्राम बनाया है हमने। ये जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल दिख रहा है यहाँ पे, इसे बोलेंगे वेजिटेटिव। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल, क्योंकि ये मेन सेल है भाई इस फिलामेंटस एल्गी का, मेन सेल है ये। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी बोल लो, एल्गी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक टाइप का एल्गी था, है ना। ये वेजिटेटिव सेल है। इन वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर क्रोमेटाफोर प्रेजेंट होंगे। अभी जो एक्सेप्शन पड़ा, अगर यहाँ पे क्रोमेटाफोर है तो उसी को थाइलेकोइड लिख सकते हैं, छोटा नाम है थाइलेकोइड इसलिए वो लिखा है। यहाँ पे थाइलेकोइड प्रेजेंट है, अगर थाइलेकोइड प्रेजेंट है तो यहाँ पे पिगमेंट भी प्रेजेंट है भाई। पिगमेंट प्रेजेंट है तो यहाँ पे लाइट को पकड़ा जाएगा जिससे फोटोसिंथेसिस होगा। अगर फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा, यहाँ पे होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। अगर ग्लूकोज फॉर्म होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज भी होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी, अंडरस्टूड और नॉट। ऑक्सीजन कहां से आएगी, यहाँ पे H2O स्प्लिट भी होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो ये सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे एक काम नहीं हो रहा है, कौन सा वो भी समझ में आएगा। वेजिटेटिव सेल कुछ ऐसा सेल है, इसके पास पतली सी सेल वॉल है भाई, थिन सेल वॉल होती है इसकी, है ना। थिन क्यों रखा गया है, क्योंकि ऑक्सीजन को बाहर भी तो निकालना है। इस सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऑक्सीजन बन रही है, तो उसे बाहर भी निकालना है। तो इस दीवार को कैसा बनाया गया है, बेसिकली पतला बनाया गया है। इतना भी समझ में आ गया। कुछ वेजिटेटिव सेल ऐसे होते हैं जिनका दीवार हो जाता है मोटा। कैसा हो जाता है बच्चों, मोटा। उस वेजिटेटिव सेल को ऐसे यहां पे बनाएंगे हम। इस वेजिटेटिव सेल की दीवार हो गई है ऐसी, कैसी, ऐसी मोटी सी हो गई है भाई। ग्रीन कलर की, कलर तो छोड़ो आप, ग्रीन कलर से हम ड्रॉ कर रहे हैं केवल, जरूरी नहीं है भाई इसका कलर ग्रीन हो, है ना। दीवार का कलर जरूरी नहीं है ग्रीन हो। तो ये मोटी सी दीवार है, यहाँ पे कैसी दीवार हो गई है भाई, थिक, थिक सेल वॉल हो गई है। अगर थिक हो गई है तो यहाँ पर ऑक्सीजन ना तो आ सकती है ना ही जा सकती है भाई। यानी कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन जा नहीं सकती तो CO2 आ भी तो नहीं सकती। अगर CO2 आएगी नहीं तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर मार्क कर ले लेते हैं ब्लैक वाला, यानी कि यहाँ पर CO2 फिक्स नहीं होगी, CO2 फिक्स नहीं होगी। अगर CO2 फिक्स नहीं होगी तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं होगी। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी इसका मतलब यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन आ चुकी है। क्या आ चुकी है, एनएरोबिक, यानी कि हवा ही नहीं है अंदर, ना ऑक्सीजन बन रही है ना CO2 आ रही है, मतलब खाली हो चुका है, पूरा इम्पटी हो चुका है। ये सेल पूरा कैसा हो चुका है, इम्पटी हो चुका है।
अगर एनारोबिक कंडीशन हो गई ना तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज। क्या नाम है बच्चों? नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम कैसा हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। आप कहोगे यहां पर नहीं होता है क्या? मैं कहूंगा होता है भाई साहब, नाइट्रोजिनेज यहां पर भी होता है, क्योंकि ये भी तो पहले वेजिटेटिव सेल था, इसके अंदर नाइट्रोजिनेज है, इसके अंदर भी है। यहां पर ये एंजाइम कैसा है? इनएक्टिव है, लेकिन यहाँ पे कैसा हो गया? एक्टिव हो गया। आप पूछोगे कैसे सर, ऐसा कैसा हो गया? यहाँ पे इनएक्टिव, यहाँ पे एक्टिव कैसे हुआ? मैं कहूंगा इस एंजाइम को एक्टिव होने के लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन बन रही थी, CO2 आ रहा था। हवा अगर थी तो यहाँ पे एरोबिक कंडीशन थी। एरोबिक कंडीशन में ये एंजाइम रहता है इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही इस वॉल में थिकनेस बढ़ी, थिकनेस बढ़ते ही हवा आना जाना बंद हो गई, एनारोबिक कंडीशन बन गई। ये एंजाइम जो था नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये कैसा हो गया? एक्टिव हो गया। अब बात करते हैं ये एंजाइम आखिर करता क्या है। जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है ना एनवायरमेंट के अंदर, उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है ये एंजाइम। एंजाइम का काम क्या है? नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना। इसी बदलने को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा इस सेल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स होने लग गया है, क्योंकि यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन हो गई है, जिसकी वजह से नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्टिव हो गया है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम ही क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अब इस अमोनिया वाली नाइट्रोजन को किसी प्लांट को दे दिया जाएगा, यानी कि ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखा सकता है किसी प्लांट के साथ। इस सेल का नाम तो वेजिटेटिव सेल है, हमने पढ़ लिया। इस सेल का नाम क्या रखोगे? क्योंकि इस सेल से ये अलग हो गया है ना, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, ये बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करने लग गया है, नाइट्रोजन फिक्स करने लग गया है, तो इसको अलग नाम देना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल पड़ेगा साहब। इसी का नाम रखा गया है हेटेरोसिस्ट। अब इस नाम की डिकोडिंग करेंगे आपके सामने। हेटेरो का मतलब ही होता है अलग। क्या होता है? अलग। सिस्ट का मतलब होता है एक बड़ी दीवार, है ना। सिस्ट बोलते ही है एक बड़ी दीवार को। अमीबा के अंदर भी सिस्ट बनती है जो 3 लेयर होती है ना। तो अलग अलग जगह सिस्ट बनती है। सिस्ट का मतलब बड़ी दीवार। क्या इसकी दीवार बड़ी हो गई है? थिक वॉल हो गई है ना, इसलिए वर्ड लगाया है सिस्ट। हेटेरो का मतलब होता है अलग, डिफरेंट। इन सेल से ये सेल अलग है। देखो 3 प्रोकैरियोटिक सेल बनाए हैं, एक हेटेरोसिस्ट बनाया है केवल। अंडरस्टूड और नॉट? यानी कि इनके कंपैरिजन में इसका नंबर कम होता है। इन सेल से ये सेल कैसे होते हैं? नंबर्स में भी कम होते हैं, इसलिए लिखा है हेटेरो। काम में तो डिफरेंट है ही, है ना। इसका काम अलग है, फोटोसिंथेसिस करना। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रुक गया और नाइट्रोजन फिक्स होने लग गया है। यानी कि हेटेरोसिस, हेटेरो का मतलब अलग, सिस्ट का मतलब वॉल। इसकी वॉल मोटी है और ये काम भी अलग करता है। आई होप इसके नाम का एक एक वर्ड, एक एक कतरा आपको समझा दिया है। एनसीईआरटी के डायग्राम में केवल हेटेरोसिस्ट नाम लिखा गया है, मैंने उस नाम की जन्म कुंडली आपके सामने रख दी है। इससे ज्यादा तो क्या ही डिटेल पढ़ोगे यार। तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें और यहाँ पे लिखा गया एक एक वर्ड लिख लें भाई, समझ लें अच्छे से और याद कर लें। एक बात जो आप यहाँ पे और नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, लेकिन इसको भी एनर्जी चाहिए होगी भाई काम करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। सेल को तो जिंदा रहना पड़ेगा। इस सेल को जिंदा रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ग्लूकोज चाहिए, वो वेजिटेटिव सेल से ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये जो ग्लूकोज बनी है ये कहाँ से आई है? यहाँ की ग्लूकोज यहाँ पर भी भेज दी जाती है भाई। ऐसा समझो ये वेजिटेटिव सेल है, यहाँ से कुछ ग्लूकोज यहाँ पर भेज देंगे, है ना, ताकि ये जिंदा रह सके। तो यहाँ पे लिख लो चाहो तो। इस हेटेरोसिस्ट के बारे में एक लाइन लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं, नोट कर लेना आप। इट गेट्स ग्लूकोज, ब्रैकेट में लिख लो फूड, फ्रॉम वेजिटेटिव सेल, फ्रॉम वेजिटेटिव सेल। इसे ग्लूकोज या फूड कहां से मिलेगा भाई? वेजिटेटिव सेल से ही मिलेगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में कुछ और पॉइंट्स जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, इसको इरेज करते हैं फिर लिखते हैं। एक तो यार ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। कैसा बैक्टीरिया होता है ये? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया ही तो है ये, मोनेरा के अंदर ही तो पढ़ रहे हैं इसको।
तो ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में से अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे भाई साहब, नेगेटिव बैक्टीरिया है। नेगेटिव बैक्टीरिया है तो ये ज्यादा खतरनाक है, कम खतरनाक है, टिकोइक एसिड है या नहीं, ये सारी बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि ग्राम का एक्सपेरिमेंट आपको सिखाया था अभी लेक्चर के अंदर, सब आता है आपको ऑलरेडी, है ना। अगर नहीं आता है तो चैनल पे जाएं और पढ़ें अच्छे से, बढ़िया एकदम। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में लिखें, ये ग्राम नेगेटिव क्या है, बैक्टीरिया है भाई, है ना। अच्छे से लिखें इस लाइन को। देखो वर्ल्ड के अंदर एक समुंदर है, सी है, जिसका कलर रेड दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, रेड कलर, इसलिए उसको रेड सी बोलते हैं। इस रेड सी का जो रेड कलर है, कैसा कलर है, रेड कलर, ये क्यों होता है, ड्यू टू ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं जिनका कलर रेड होता है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी इस समुद्र के तल में मिलते हैं, समुद्र के अंदर मिलते हैं, ऐसा समझो। अगर कोई चीज रेड है और वो समुद्र के अंदर है तो समुद्र का कलर भी कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। इसलिए इस समुद्र का कलर रेड दिखता है और इसका नाम भी क्या रख दिया है हमने, रेड सी रख दिया है। ऐसा नहीं है कि इस समुद्र के पानी का कलर रेड है, बिल्कुल नहीं है, पानी नॉर्मल है, इसके अंदर कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी मिलते हैं जिनका कलर रेड है, इसलिए इसका कलर रेड दिखाई देता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। इसका नाम भी आप लिख लो, कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी है, ट्राइकोडर्मिस, ट्राइकोडर्मियम इरिथ्रीसियम, ये उस ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है भाई, जो इस रेड सी लाल समुद्र के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इतनी डिटेल अगर आपको आती है ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, तो बहुत आती है यार, एनसीईआरटी में ये शब्द ही नहीं है, फिर भी बहुत बहुत डिटेल में बता दिए, है ना। अगर आप रिलेट कर पाए गैस वैक्यूल के बारे में, गैस वैक्यूल नाम तो सुना ही होगा, जो तैराती है किसी भी बैक्टीरिया को, कहां पर होती है, अभी अभी पढ़ा, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर होती है या नहीं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये दोनों भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इन तीनों के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती है, ये नोट बना के आप लिख सकते हो, क्योंकि तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं ना, तो एक बार समराइज भी करवा दिया भाई, ऐसा ऐसा है, और आप दिमाग में रखें इन सब चीजों को। अगला जो यू बैक्टीरिया एनसीईआरटी में लिखा गया है वो है माइकोप्लाज्मा। अब इस माइकोप्लाज्मा को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो मोनेरा किंगडम है हमारा वो ओवर हो जाएगा भाई। अगले लेक्चर से प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे, इस लेक्चर में मोनेरा का जो माइकोप्लाज्मा है उसको डिस्कस कर लेते हैं लास्ट। माइकोप्लाज्मा, ये जो माइकोप्लाज्मा है ना बच्चों, इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, फुल फॉर्म लिखा ही था सेल चैप्टर के अंदर, बार बार नहीं लिखेंगे भाई, है ना। इसकी जो सबसे पहली विशेषता है, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है, यहाँ पे एब्सेंट होती है, सेल वॉल होती ही नहीं है। सारे बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, चाहे वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हो, चाहे वो सूडोम्यूरिन की बनी हो, है ना, लेकिन यहाँ पर होती ही नहीं है। अगर सेल वॉल है ही नहीं तो इसका शेप मेंटेन नहीं रहेगा, वो बदलता रहेगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लचीली होती है ना, सेल वॉल कठोर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीली होती है। सेल वॉल नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगातार घूमेगी, अगर वो घूमेगी तो इसका शेप चेंज होगा। सो दे कैन चेंज देयर शेप, दे कैन चेंज देयर शेप, अपना शेप बदलेंगे। अगर शेप बदलेंगे तो इसे जोकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोकर बोलते हैं। इसे बोलते हैं जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि पहले इन्हें प्लांट समझा जाता था रे, तब इनको नाम दे दिया था जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो नाम को तो कोई चेंज करेगा नहीं, क्योंकि जो साइंटिस्ट देके गया है उसके सम्मान को ठेस पहुंच जाएगी अगर नाम बदल दिया तो। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं क्योंकि पहले इन्हें प्लांट के अंदर रखा गया था। आज हम पढ़ रहे हैं कि ये मोनेरा का पोर्शन है, बेसिकली मोनेरा किंगडम का। तो सबसे पहली बात हमने सीखी कि यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, इसलिए ये शेप चेंज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं बेसिकली। अगली जो बात हम सीख रहे हैं इनके बारे में, ये कैसे होते हैं, ये फैकल्टेटिव एनएरोबिक होते हैं। कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव एनएरोबिक होते हैं। अब इसका मतलब तो याद ही हो गया होगा, जनरली लाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जनरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलेंगे भाई, बट दे कैन लाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मिलते तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, बट ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा
रह सकते हैं, इनके पास फैसिलिटी है एनारोबिक में जाने की, इसीलिए फैकल्टेटिव एनारोबिक बोलते हैं। आई होप समझ में आ गई है ये लाइन भी। कुछ और लाइन अगर मैं इनके बारे में समझाऊं आपको, तो सेल चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया था, जितने भी सेल होते हैं उसमें सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटा सेल क्या बताया था? माइकोप्लाज्मा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। क्या है ये? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है भाई, है ना। इसका डायमीटर भी लगाया था 0.3 माइक्रोमीटर सेल चैप्टर के अंदर। वो सब सेल चैप्टर में कवर हो चुका है, तो उसको फिर से डिस्कस नहीं करते हैं। बेसिकली ये जो होता है, इसके अंदर रेस्पिरेशन की बात हमने कर ली, इसके शेप साइज की बात कर ली, तो इसके अंदर न्यूट्रिशन की भी बात करते हैं। ये हेट्रोट्रोफिक होता है। कैसा होता है बच्चों? हेट्रोट्रोफिक। अब आप कहोगे हेट्रोट्रोफिक में तो होलोजोइक भी आता है, सेप्रोफिटिक भी आता है, डिकम्पोजिट भी आता है, पैरासाइट भी आता है, सिम्बायोटिक भी आता है। इनमें से कौन सा होता है? तो मोस्ट ऑफ द माइकोप्लाज्मा जो है आपके, मोस्टली वो होते हैं पैरासिटिक। मोस्टली कैसे होते हैं? ये पैरासिटिक होते हैं। सारे हेट्रोट्रोफिक है, उसमें से भी ज्यादातर कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। तो ये इनके न्यूट्रिशन की भी बात हो गई। अगर आप मुझसे पूछो कि इसमें फ्लैजिला होती है या नहीं सर, तो मैं कहूंगा जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी थे वैसे ही ये है भाई, ये भी नॉन फ्लैजिलेटेड है। अगर फ्लैजिला नहीं है तो ये कैसे होंगे बच्चों? ये भी नॉन मोटाइल होंगे या नहीं? इनमें भी मोटिलिटी नहीं होगी। अंडरस्टूड और नॉट? तो इतनी बातें हमने समझ ली है भाई, जो कि बहुत ही रेयर बातें हैं। एनसीईआरटी के अंदर सब मेंशन है इसके बारे में। एनसीईआरटी के अंदर एक और लाइन लिखी गई है, बेसिकली उसमें ये लिखा गया है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है ये ज्यादातर रोग करता है। तो वो लाइन भी हम लिख लेते हैं, यहां पे लिख लो वो आप, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय, पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, पेड़ों और जंतुओं में ज्यादातर टाइम रोग करते हैं माइकोप्लाज्मा जो होते हैं। तो यहां पे खत्म होती है माइकोप्लाज्मा की डिटेल, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी की लिखी, एक एक लाइन भाई। तो हमने आर्की बैक्टीरिया को पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिया पूरा। यू बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया और ये लिखा गया है माइकोप्लाज्मा, तो दोनों को अच्छे से समझा। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। तो मोनेरा किंगडम को यहीं पे समाप्त करते हैं हम। अगले लेक्चर से हम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट हमेशा कर सकते हैं, रिप्लाई 100% मिलेगा। यहां तक लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन।